आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह शहजादे को एक धोबी की बेटी पसंद आ जाती है। और शहजादे ने जब उससे शादी करने के लिए कहा, तो धोबी की बेटी ने शहजादे के सामने शादी के लिए 4 शर्तें रखी, जिन शर्तों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और आखिर क्यों एक धोबी की बेटी ने शहजादे के सामने शादी के लिए शर्त रखी, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो मुल्क गुलशन के एक शहर में एक निहायत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इसलिए तमाम रियाया बहुत मुतमिन थी। शेर और बकरी पीते थे। इस बादशाह का सिर्फ एक ही बेटा था। वैसे जो बहुत समझदार और जिद्दी था, वह जिस बात पर अड़ जाता, उस बात को मनवा कर ही दम लेता था। एक दिन शहजादा अपने साथियों के साथ शिकार के लिए घर से निकला। वहां उसे शदीद प्यास लगी, तो वह इधर उधर देखने लगा। करीब ही उसे एक बस्ती उसको नजर आई, तो उसने अपने घोड़े का रुख उस तरफ कर लिया। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि यह तो धोबियों की बस्ती है, जहां कपड़े धोए जा रहे थे। वहां के मकानों का जायजा लेते हुए शहजादे की नजर अचानक एक मकान की छत पर टिक गई। वहां एक लड़की अपने गीले बाल सुखाने में मसरूफ थी। शहजादे ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, इतना हुस्न न देखा था। उसे ऐसा लगा कि आसमान से कोई अप्सरा उतर कर उसके सामने खड़ी है। अचानक उस लड़की की नजर जैसे ही शहजादे पर पड़ी, तो वह सर पर दुपट्टा लेती हुई वहां से चली गई। शहजादे को एक धोबी की बेटी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त शहजादे के साथी भी वहां आ पहुंचे और वह महल की तरफ रवाना हो गए। शहजादा वापस तो आ गया, लेकिन अपनी जिद्दी फितरत की वजह से वह आते ही औंधे मुंह लेट गया और लग गया जिद करने की। शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, वरना करेगा ही नहीं। जब बादशाह तक ये बात पहुंची, तो उसने शहजादे की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब एक धोबी की बेटी बादशाह की बहू बनेगी? तो शहजादा कहने लगा, बातों को नहीं मानता, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। बादशाह आज तक शहजादे की हर जिद को मानता आया था, मगर यहां मामला कुछ अलग था। बादशाह को अपनी रियासत और इज्जत का भी ख्याल था। कई दिनों तक यह बहस इसी तरह जारी रही और आखिरकार बादशाह ने बेटे के हाथों मजबूर होकर धोबी के घर पैगाम भेजा कि बादशाह उनसे बात करना चाहते हैं। वह वक्त निकालकर मेहमानों और वजीर से मशवरे लेने के लिए आए। वहां एक वजीर बहुत समझदार था। वह कहने लगा, शहजाद की बहुत सी बीवियां होती हैं, यह भी किसी कोने में पड़ी रहेगी। इस वक्त आपका रोकना मुनासिब नहीं। लड़का जवान खून है, कुछ भी कर सकता है। बादशाह को यह बात समझ आ गई। उसने सोचा कि कुछ दिनों तक धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो उसका इकट्ठा दिमाग ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ धोबी के घर भी पैगाम पहुंचा, तो धोबी और उसकी बीवी सुनकर ही कांपने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई है जो बादशाह ने हमें अपने दरबार में तलब किया है। वह डरते डरते कांपते कांपते बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, क्योंकि हमारा शहजादा आपकी बेटी के लिए जिद कर बैठा है। धोबी कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, हम यह बात अपनी बेटी से पूछकर आपको बताएंगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि एक धोबी और उसकी यह जुर्रत कि वह मुझे इस तरह अपनी बेटी का नाम देकर टाले, लेकिन वह खामोश रहा। बादशाह कहने लगा, ठीक है, अपनी बेटी से मशवरा कर लो, लेकिन हमें ना सुनने की आदत नहीं, वरना तुम दोनों अपनी जान से जाओगे। धोबी और उसकी बीवी घर वापस आए और अपनी बेटी से सलाह मशवरा की। धोबी की बेटी कहने लगी, मुझे मंजूर है, मैं नहीं चाहती कि आपकी जान मेरी वजह से किसी खतरे में पड़े, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। अगर शहजादा मान लेता है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। धोबी और उसकी बीवी ने अपनी बेटी से पूछा, आखिर तुम्हारी शर्तें क्या है? तुम एक धोबी की बेटी हो, तुम्हें इस तरह शहजादे के सामने शर्तें रखना महंगा पड़ सकता है। लेकिन लड़की कहने लगी, हम यह शर्तें सिर्फ शहजादे को ही बताएंगे। अगर उन्हें यह बात मंजूर है तो आकर हमसे मिल ले और शर्तें सुन ले। अगर उन्हें गवारा हो तो हम शादी के लिए तैयार हैं, वरना हमारी तरफ से नहीं है। दूसरे दिन धोबी और उसकी बीवी फिर से बादशाह के पास गए
और अपनी बेटी का पैगाम पहुंचा दिया। बादशाह ने फौरन शहजादे को तलब किया और कहा, आपकी होने वाली शहजादी तो अभी से शर्तें लगा रही हैं। क्या आप यह शर्तें सुनना मंजूर करेंगे? शहजादा कहने लगा, हाँ, हम जरूर जाएंगे और देखेंगे कि वह क्या शर्तें रखना चाहती हैं। आखिरकार हम भी तो देखें, एक धोबी की बेटी में इतनी अकड़ और अना कहां से आई है। यह कहते हुए शहजादा धोबी और उसकी बीवी के साथ उनके गरीब खाने पहुंच गया, जो कि एक बहुत छोटा सा मकान था। नीचे के कमरे में धोबी और उसकी बीवी रहते थे, जबकि ऊपर का कमरा लड़की के लिए था। जब शहजादा वहां पहुंचा तो कमरे में पर्दा डालकर एक तरफ लड़की बैठ गई और दूसरी तरफ शहजादा बैठा था। दोनों तरफ खामोशी छा गई। तो शहजादा बोला, तहिए हम आपकी शर्तें सुनने आए हैं। लड़की बोली, हमारी पहली शर्त यह है कि हम आपके साथ रात नहीं गुजारेंगे। हम सुबह के वक्त महल आया करेंगे और रात होते ही वापस आ जाएंगे। पहले तो शहजाद को बहुत गुस्सा आया, फिर कहने लगा, तो बात की बातें हैं, ये धोबी की बेटी क्या, और ऐसी शर्त क्या? 2 दिन महल में रहेगी तो उसे वहां की आदत हो जाएगी। फिर यह कब एक महल छोड़कर एक कुटिया में आना पसंद करेगी? इसलिए शहजादा बोला, मुझे मंजूर है। लड़की फिर बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे बात करने या हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर शहजादा दे को बहुत हंसी और फिर सोचने लगा, यह तो सब कुछ बाद में हो ही जाएगा। उसने लड़की से कहा, ठीक है, हमें यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और मैं महल से पानी तक नहीं पीऊंगी और ना ही मुझे मजबूर किया जाएगा। यह सुनकर भी शहजादे को हंसी आई। वह सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है। दिन भर महल में रहेगी, यह कैसे मुमकिन है कि पानी ना पिए? शादी है या मजाक? फिर उसने लड़की से कहा, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और हमारी चौथी शर्त यह है कि अगर आप कभी भी मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा कभी भी महल नहीं आऊंगी। यह सुनकर शहजादा सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है, कहने की बातें हैं, यह सब बाद में होता ही रहेगा। शहजादा ने कहा, हमें आपकी चारों शर्तें मंजूर हैं। लड़की कहने लगी, तो ठीक है, फिर शादी की तैयारियां करो। शहजादे ने शादी की तैयारियां शुरू की। कुछ वजीर और खास दोस्तों को साथ लेकर लड़की के पास गया और शादी के बाद वह दुल्हन अपने साथ बड़ा सा घूंघट निकाले हुए आई, जिसमें उसका मुंह पूरी तौर पर छिपा था। वह शहजादे के साथ महल आई और उसके बिस्तर पर बैठने के बजाय एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। बादशाह और मल्लिका तो पहले ही इस शादी के हक में नहीं थे और वह शामिल भी नहीं हुए थे। बस एक शहजाद की मोछड़ी बांधी थी, जो हाथ बांधे आगे पीछे हो रही थी। दिन इसी तरह गुजरता रहा और जैसे ही शाम हुई, बांधी ने आकर इत्तला दी कि गाड़ी तैयार है। दुल्हन उठी, गाड़ी में बैठी और वापस चली गई। दूसरे दिन भी दुल्हन वहीं कपड़े पहने वापस आई, उसी कुर्सी पर बैठी रही, ना कुछ खाया ना पिया और शाम होते ही वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और महीनों तक यही मामूल रहा। शहजादा अब बहुत परेशान रहने लगा। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी रातों की नींद गंवा दी थी, अपने वालिद को नाराज किया था और अपनी इज्जत और दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह चेहरा अब उसे अपने महल में देखने को नहीं मिल रहा था। रोज का यही मामूल था कि दुल्हन इन्हीं कपड़ों में आती, उसी कुर्सी पर बैठती, ना कुछ खाती ना पीती, खामोश बैठी रहती और शाम होते ही गाड़ी में वापस चली जाती। महल के लोगों में भी बातें बनना शुरू हो गई और हर तरफ अजीब तरह की बातें होने लगी। यह सब कुछ शहजादे की नजर में था, लेकिन वह अपनी शर्तों के बंधन में था। वह मजबूर था और अपनी कोई शर्त भी पार नहीं कर सकता था। एक दिन शहजादे ने धोबी को अपने महल में बुलाया और कहा, अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? हम यहाँ के शहजादे हैं, हमारे वालिद और हम पर बातें होना शुरू हो गई है। यह सुनकर धोबी ने जवाब दिया, जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं। शहजादा बोला, ठीक है, कहो। धोबी बोला, दरअसल वह हमारी बेटी नहीं है। कुछ अरसा पहले वह हमारे घर आई थी और कहने लगी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूं। हमें वह लड़की बहुत पसंद आई थी, सादा मिजाज और बेहद थी, खूबसूरत भी कमाल की थी। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी भी इस बात की जिद करने लगी कि यह जवान लड़की कहाँ जाएगी तो उसकी जान या इज्जत को खतरा ना हो। आखिरकार हमने सोचा कि मरना है, मरने के बाद हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे
कि एक इज्जत हमारे दरवाजे पर चलकर आई थी और हम उसे पनाह न दे सके। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। मैं कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मैं एक बेटी और एक औरत की इज्जत करना अच्छे से जानता था। लड़की ने कहा, मुझे ऊपर का कमरा दे दीजिए और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। मेरी बीवी मान गई। ऊपर का कमरा वैसे ही खाली था। बाज वक्त बारिश के मौसम में हम वहां कपड़े सुखाने के लिए डाल देते थे। वह कमरा इस लड़की के लिए खाली कर दिया गया और कुछ दिन बाद उसकी एक मुलाजिम भी उसके साथ आकर रहने लगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते थे कि वह क्या खाती है, क्या पहनती है, कहाँ आती है या कहाँ जाती है। मैं और मेरी बीवी इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। हाँ, कभी कभी यह होता कि वह मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती और मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती। इस पर हमारा कोई जोर नहीं था। हमने जो उसने कहा वही किया। जो आपने पैगाम दिए हमने वह इस तक पहुंचाए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। मेरी बीवी और मुझे माफ कर दें। यह कहकर धोबी वहां से चला गया, लेकिन शहजादा अजीबो परेशानी में मुब्तला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। अब उसके सामने एक नया राज खुल चुका था। जिस लड़की को वह जानता तक नहीं था, जिसे वह अब तक धोबी की बेटी समझ रहा था, लेकिन यह मुआला उसके बिल्कुल अलग निकला। शहजादे का अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, तफरी करना, शिकार पर जाना, सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस चेहरे से उसे मोहब्बत थी, वह अब उसके करीब होते हुए भी उसके साथ नहीं था। यही बात शहजादे की जिद का हिस्सा बन गई और वह दिन मलामत करता रहता। उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन यही मामूल रहा। लड़की रोज दुल्हन के लिबास में आकर उसी कुर्सी पर बैठती, कुछ खाती ना कुछ पीती और शाम होते ही वापस चली जाती। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार शहजादे ने तन आकर एक दिन घर छोड़ने का फैसला किया। उसने किसी को कुछ भी ना बताया और अपनी एक बुलाया, कहा कि अगर मेरे वालदैन मेरे बारे में पूछे तो बादशाह और मल्लिका से कहना कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हूं और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर शहजादा एक जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है और उसकी अगली मंजिल क्या है। जंगल पहुंचकर शहजादा देर तक एक दरख्त के नीचे बैठा रहा। सारी सूरतें हाल का याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। रात होने लगी तो शहजादे को अपने रहने की फिक्र हुई। वह किसी गार की तलाश में था जहां वह रात गुजार सके। रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। शहजादा कई जगहों पर चलने के बाद एक गार के पास पहुंचा जहां से रोशनी आ रही थी। शहजादे को बहुत खौफ आया कि इस जंगल इलाके में यह रोशनी कहां से आ रही है, लेकिन फिर उसने सोचा कि रात तो उसे गुजारनी ही है। जिंदगी पहले ही अजाब बन चुकी है, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। यह सोचते हुए वह घर में दाखिल हो गया। अंदर जाकर शहजादा ने देखा कि एक बुजुर्ग वहां मौजूद थे, जिनके नूरानी चेहरे से रोशनी फैल रही थी और वह अपनी इबादत में मशगूल थे। शहजादा उसी जगह बैठ गया और रात गुजार दी। वैसे ही सुबह हो गई। शहजादा बेदार हुआ और अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। बुजुर्ग अपनी इबादत में वैसे ही मसरूफ थे। शहजादा उठा और गार की सफाई शुरू कर दी। वह जंगल से फल तोड़कर खाता, पानी पीता और इसी तरह कुछ दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली, शहजादे को बहुत गौर से देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो बादशाह के बेटे हो, मुल्क के शहजादे हो, यहां क्यों आए हो? कौन सी बात है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें देश से परदेसी होने पर मजबूर कर दिया? यह सुनते ही शहजादे की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें एक राख देता हूं। जब तुम इसे अपने माथे पर लगा लोगे तो किसी को भी नजर नहीं आओगे। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारा मसला हल हो जाए। तुम ये जान सकोगे कि वह लड़की कौन है, कहां से आई है, कहां जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है। लेकिन ख्याल रहे कि इस बात का जिक्र तुमने किसी से नहीं करना। शहजादे ने कहा, मुझे मंजूर है। शहजादे ने कहा, मुझे मंजूर है। शहजादे ने बुजुर्ग से वह राख ली और अपने महल वापस आ गया। जब वह महल वापस आया तो बांधी ने उसका इस्तकबाल किया और पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? भी आपके बारे में बार बार पूछते थे तो मैंने उन्हें बता दिया था
कि आप जरूरी काम से बाहर गए हैं। शहजादे की नजर लड़की पर पड़ी। वह वैसे ही दुल्हन के कपड़ों में उसी कुर्सी पर बैठी थी। शहजादे ने कहा कि मेरे पीछे भी यही मामूल था। यह रोज आती थी और शाम को वापस चली जाती थी और महल से कुछ नहीं खाती पीती थी। बांधी ने जवाब दिया, जी सरकार, बिल्कुल ऐसा। आपके पीछे भी यही सब चलता रहा है जो आपके सामने है। शहजादे ने कहा, ठीक है, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं सोना चाहता हूं, लेकिन जब शाम को इस लड़की के जाने का वक्त हो तो मुझे जरा देना। बांधी ने कहा कि ऐसा ही होगा। शाम को बांधी ने शहजादे को जरा लिया। शहजादे ने कुछ राख अपने माथे पर लगाई और वहां से निकल गया। सुबह से पहले शहजादा वापस आ गया और बांधी को कहा, मैं सोने जा रहा हूं। जैसे ही वह लड़की इस कुर्सी पर आकर बैठे तो तुम मुझे जगा देना और कहना कि तुम जागे क्यों नहीं। अगर मैं ना जागूं तो तुम्हें जोर देना और फिर मेरे देर से जागने की वजह पता करना। अगर मैं ना बताऊं तो तुमने इस पर जोर देना और मुंह से अपनी बात मनवाना। बांधी समझ गई कि शहजादा अब अपनी जिद पर अड़ा है और वह इस लड़की को सीधा करने के लिए कोई ना कोई तरीका तलाश रहा है। कुछ देर बाद वह लड़की आई और कुर्सी पर बैठ गई। बांधी ने जब देखा कि लड़की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो वह शहजादे की तरफ दौड़ी। पहले तो शहजादा को उठाने की कोशिश की, फिर गुस्से से शहजादा बोला, क्या हो गया है? हम इतने अच्छे ख्वाब देख रहे थे, तुमने हमें जगाकर हमारा ख्वाब और नींद खराब कर दी। बांधी ने कहा, शहजादे साहब, आप क्या ख्वाब देख रहे थे? शहजादा बोला, छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहता। मगर बांधी ने जिद की, नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, आप क्या ख्वाब देख रहे थे? शहजादा कुछ देर टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन यह बात मल्लिका और बादशाह तक नहीं पहुंच चाहिए, ये हमारे बीच रहनी चाहिए। बांधी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, यह बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए। शहजादा बोला, मैंने ख्वाब में देख कि जब यह धोबी की लड़की कल रात गाड़ी में बैठकर वापस जा रही थी। शहजादे ने कहा, तो हम भी इसके साथ गाड़ी में बैठ गए। यह सुनकर बांधी हंसने लगी और कहा, क्या कहते हैं आप, और इसके साथ गाड़ी में बैठ गए? शहजादा बोला, क्या करती हो तुम, ये तो ख्वाहिश थी, हम हकीकत की बात तो नहीं। बांधी बोली, अच्छा अच्छा, मैं भूल गई थी, आपने फिर क्या देखा? शहजादे ने कहा, हम इसके साथ गाड़ी में बैठकर इसके घर तक पहुंचे और वहां हमने देखा कि वह हमेशा जिन कपड़ों में यहां आती है उसने वह तब्दील करके फेंके और अपनी मलाज मां को आवाज देकर कहा कि गर्म पानी तैयार करो, हम नहाना चाहते हैं। बांधी हंसी और कहा, क्या बात करते हैं आप, इसके पीछे चले गए। शहजादा बोला, हमने ख्वाहिश सुना रहे हैं, यह कोई हकीकत नहीं है। बांधी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपने फिर क्या देखा? शहजादा बोला, हमने देखा कि वह नहाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी और जब वह पानी का एक डिब्बा अपने ऊपर डालती तो हम 2 डिब्बे डाल लेते। जब उसका पानी खत्म हो गया तो उसने चीखकर मलाज को बुलाया और कहा, आज पानी बहुत कम रखा है। मुलाजिम ने कहा, पानी तो हमने पूरा रखा है, लेकिन अगर आप और चाहे तो हम और ला देते हैं। मलाज मां ने ज्यादा पानी लाकर दिया और वह पानी भी हमने खत्म कर दिया। इसी तरह वह नहाकर बाहर निकली और बोली, हमें भूख लगी है, खाना ले आओ। उसकी मलाज मां बाहर गई, आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर किए और हमने बेहद खूबसूरत एक थाल आसमान से उतरते हुए देखा। मलाज मां ने कुछ खाना अपने लिए रखा और बाकी हमें भी बहुत भूख लगी थी और हमने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई, खाना खत्म हो गया। उसने फिर से मलाज मां को बुलाया और कहा, क्या हो गया है? आज पानी भी कम था और खाना भी कम है। मलाज मां ने कहा, पानी तो पहले की तरह मुकम्मल था और खाना भी पूरा था, लेकिन आज खैर नहीं हो सका। मुलाजिम ने कहा, आज आपसे शहजादे मुखातिब हुए हैं या कोई ऐसी बात हुई है कि आप अपने एहसान खो बैठी हैं? यह सुनकर उसने मलाज मां को बहुत डांटा, बहुत गुस्से किया और कहा, तुम जानती हो हम किस वजह से मजबूर हैं, इस तरह हमारा मजाक ना उड़ाओ, हम किसी को कुछ नहीं समझते। बांधी बोली, अच्छा इसके बाद क्या हुआ? शहजादा बोला, हमने देखा कि कुछ देर बाद वही मुलाजिम वापस आई और इस धोबी की बेटी को तैयार करने लगी जो हमेशा बड़ी सी घूंघट ओढ़े बैठी रहती थी। तैयार होने के बाद वह किसी अफसरा से कम नहीं लग रही थी। इस कदर हसीन और जमील खूबसूरत लड़की कि हम तो देखकर अपना होश ही खो बैठे। फिर यह बहुत ही तैयार होने के बाद छत के पास जाकर खड़ी हो गई।
वहां से एक उड़न खटोला आया। ये उसमें सवार हुई। हम हैरत से देखने लगे क्योंकि हम पूरा मामला जानना चाहते थे। हमने भी इस उड़न खटोले को पकड़ लिया। उड़न खटोला सितारों के बीच से होता हुआ एक जहां में जा रुका, जहां पर बेहद खूबसूरत परियां थी, शहजाद थे। वहां की दुनिया ही अलग थी। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक बड़ा सा बाजार सजा हुआ था और एक बहुत हसीन जमील मर्द वहां के तख्त पर बैठा था। उसके सामने हर परी बारी बारी आकर नाच दिखा रही थी और अपने इनाम वसूल कर रही थी। उसके वहां पहुंचते ही सब परियों ने उसे झुककर सलाम किया, जैसे यह उनकी शहजादी हो या उनकी मल्लिका हो। उसे देखकर वहां पर बैठे एक शख्स की कहने लगा, अब तुम्हारी बारी है, तुम टाइम पर ही पहुंची हो। फिर उसने भी नाच शुरू कर दिया। उसे नाचता देखकर उस शख्स की आंखों में चमक आ गई थी। उसने बहुत कीमती अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे थमा दी। यह नाचने में इतनी मसरूफ थी, शहजादे ने कहा, कि उसने वह अंगूठी ढोली की तरफ फेंक दी। ढोली ने वह अंगूठी उठाकर अपने पास संभाल कर रखी। मैं भी वहीं पर मौजूद, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। वह अंगूठी मैंने ढोली से निकाल ली और अपने पास रख ली। कुछ देर यह आराम करती रही और फिर उस आदमी के कहने पर इसने दोबारा से नाचना शुरू किया। इस बार भी वह आदमी बहुत खुश हुआ था और उसने एक कीमती और रेशमी रुमाल उठाया, सबको दिखाया और फिर से ढोली की तरफ फेंक दिया। वह रुमाल भी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया। बांधी बहुत गौर से यह सब कुछ सुन रही थी और पास बैठी लड़की का घूंघट कुछ सरकना शुरू हो गया था। शहजादे ने नजरें चुराकर लड़की की तरफ देखा। उसका घूंघट जरा जरा सरकना शुरू हो गया था, लेकिन शहजादा और बांधी ने यह जाहिर किया कि वे उसकी मौजूदगी से बेखबर हैं और अपनी बातों में मसरूफ है। तो दिखाइए, शहजादा कहने लगा, कैसी बातें करती हो। जैसे ही हाथ डाला उससे रूमाल और अंगूठी मिल गए। बांधी कहने लगी, कहीं वह रूमाल और अंगूठी यह तो नहीं, यह तो नहीं है। देखकर शहजादा बोला, अरे वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ख्वाब की बातें भी हकीकत हो जाती हैं। यही तो थी वह अंगूठी, यही तो था वह रुमाल। अब लड़की पूरी तरह इन दोनों की तरफ घूम गई थी, दिलचस्पी से उनका किस्सा सुन रही थी। बांधी बोली, अच्छा फिर क्या हुआ, आप वापस कैसे आए। शहजादा बोला, अरे यह तो ख्वाब था, बस फिर तुमने मुझे जगा दिया। लेकिन बांधी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, अधूरा ख्वाब कैसे देख सकते हैं आप मुझे बताइए ना, फिर क्या हुआ। बहुत देर जिद करने के बाद शहजादे ने फिर से कहना शुरू किया। कुछ देर आराम के बाद का समा बांध गया। बहुत सी परियों के नाच के बाद फिर से उसकी बारी आई। यह फिर से ढोल की आवाज पर नाचने लगी और वह शख्स फिर से बहुत खुश हुआ। ढोल की आवाज पर यह इस तरह से नाची कि इसकी मिसाल देना मुश्किल है। उसका नाच देखकर वह आदमी फिर से अपनी कुर्सी से उठकर अपने गले से एक माला उतारकर उसकी तरफ फेंक दी। वह माला भी उसने उस ढोली की तरफ। उसके वापस आने का वक्त हो चुका था। शहजादे ने कहा, उसने सोचा होगा कि कल यह चीजें आकर वापस ले लूंगी। फिर वह दोबारा से उसी उड़न खटोले में बैठकर उसी धोबी की छत पर आकर उतर गई। मैं भी इसके साथ साथ था और फिर मेरी आंख खुल गई। बांधी ने यह सुना तो कहने लगी, वह माला भी हमें दिखाइए। लेकिन शहजादा बोला, अब क्या करती हो, एक बात सही साबित हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ ही मेरे पास से मिलेगा। बांधी को पहले ही सब कुछ सिखा दिया गया था। वह ना मानी और शहजादे की जेब में हाथ डालकर वह माला भी वहां से निकाल ली। अब लड़की पूरी की पूरी इन दोनों की तरफ मुतजैंस का घूंघट उतर चुका था और अब वह पहले की तरह शहजादे की तरफ देख रही थी। वह बोली, आप जान ही चुके हैं कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं। मैं परियों की मल्लिका हूं और यहां पर अपनी सजा काटने आई हूं। शहजादा ने कहा, अगर आप अपने बारे में हमें सब कुछ सच बता देती तो हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। यह सुनकर धोबी की लड़की बोली, मैं परियों की मल्लिका थी और इन्हीं के साथ रहती थी। वहां के बादशाह को हमारा नाच बहुत पसंद था। वह हर रोज हमारा नाच देखने के बाद ही अपनी ख्वाबगाह में जाया करते थे। एक रात हमारी तबीयत शदीद खराब थी, लेकिन बादशाह ने मामूल के मुताबिक हमारी तरफ पैगाम भेजा कि हमारे नाच का वक्त हो चुका है। यह सुनकर हमने मुलाजिम से कहा कि अभी हम बेहद थक चुके हैं, हमारी तबीयत बहुत खराब है, दर्द से मेरी जान निकल रही है
और बादशाह सलामत को नाच की परी है। मुलाजिम ने ऐसा ही जाकर बादशाह को यह सारी बात बता दी। वहां के बादशाह को बेहद गुस्सा आया और उसने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे बद्दुआ दी कि तुम्हें 1 साल के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता आता है। तुम भूल गई हो कि यहाँ की कोई भी परी या उनकी मल्लिका हमें ना नहीं कर सकती। तुमने ना की है, यहाँ के उसूल को तोड़ा है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारी सजा यह है कि 1 साल के लिए तुम जमीन पर आम इंसानों की तरह एक औरत की शक्ल में रहोगी। लेकिन अगर वहां का कोई भी मर्द तुम्हें हाथ लगाने में या तुम्हारे करीब आने पर कामयाब हो गया तो तुम हमेशा के लिए वहीं की होकर रह जाओगी। तुम्हें तुम्हारे पर कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। हमने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बादशाह पर किसी बात का कोई असर ना हुआ। मेरे पर जलाए गए और मुझे एक आम लड़की की सूरत में जमीन पर उतार दिया गया। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं एक धोबी के घर रहने लगी। धोबी बहुत ही नेक था, उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे और इस तरह हमारा आमना सामना हुआ। आप मुझे पसंद कर बैठे और सच बात तो यह है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि बाकी उम्र आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। शहजादा यह बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। बांदी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा था। जल्द ही यह खबर बादशाह और मल्लिका तक भी पहुंच गई कि उनकी बहू कोई आम लड़की नहीं, बल्कि परिस्तान की अप्सरा है। चंद ही दिनों में बहुत ही धूमधाम से शहजादा और इस अप्सरा की शादी कर दी गई और इस तरह सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस दोस्त ने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखा। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल बटन को ऑन कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।